जब मैं 2 साल की थी, मेरे चाचा ने मुझे एक ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल से फेंक दिया और संयोग से मैं एक गुजरती हुई लग्जरी कार के सामने फंस गई। ड्राइवर ने मुझे हिलते डुलते नहीं देखा और घबराई हुई आवाज में बोला, साहब, सामने एक बच्चा है, लगता है यह मर गया है। गू हुआयान, जिन्हें ड्राइवर साहब कहकर बुलाता था, वे गू परिवार के मुखिया थे। मृत्यु का शब्द सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके बड़े बेटे गुई चेन इस वक्त एक निजी अस्पताल में मृत्युशैया पर थे। सभी डॉक्टर लाचार थे। केवल एक ज्योतिषी था जिसका परिवार से संबंध था। उस ज्योतिषी ने कहा था कि गू चेन की किस्मत में एक लड़के का साथ जरूरी है, ऐसा लड़का जिसके भाग्य की गहराई बढ़ती जाए। अगर वह लड़का गू चेन के साथ रहे तो गू चेन को उम्मीद की एक किरण मिल सकती है। लेकिन ज्योतिषी की यह बात सुनकर तुआन गू और भी क्रोधित हो गए। उनका बेटा रोजाना एक जैसी दिनचर्या जीता था, न किसी पुरुष के करीब आता था, न किसी स्त्री के, फिर उसका बच्चा कैसे हो सकता है। यह सोचते सोचते तुआनगू का चेहरा और अंधकारमय हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि उस बच्चे को अस्पताल ले जाया जाए, उसे मरने मत दो। तुआनगू अब मृत्यु शब्द से बेहद बचते थे। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरा और मुझे, जो खून से लथपथ थी, बड़े सावधानी से गाड़ी में उठाकर ले आया। वह ड्राइवर पूर्व सैनिक था और चिकित्सा की थोड़ी जानकारी रखता था। उठाते वक्त उसने इतनी सावधानी बरती कि कोई अतिरिक्त चोट न लगे। साहब, मैं इस बच्चे को अभी आपके पास बिठाता हूं, क्या ठीक रहेगा? तुआनगू ने हाँ कहा और उनकी नजर मेरे शरीर पर पड़ी। अरे, ये बच्चा तो बिल्कुल यान जैसा दिखता है जब वे छोटे थे। मेरे गले में लटकता जेड का लॉकेट भी उनकी नजर में आया। कांपते हाथों से उन्होंने उसे छुआ। हाँ, यही है वह सुरक्षा का जेड जिसे यान बचपन से हमेशा पहनती थी। तुआनगू ने उस जेड को देखा, फिर मेरे पीले पड़े चेहरे को जो मानो मौत के करीब था। उनका सिर जैसे फटने लगा। जल्दी चलाओ, अस्पताल चलो। तुआनगू की घबराहट में ड्राइवर ने जोर से गैस दबाई और गाड़ी तेज कर दी। पूरे रास्ते तुआनगू के बड़े कांपते हाथों ने मेरे छोटे मोटे हाथ को थामे रखा। उनका चेहरा, जो आमतौर पर ठंडा और कठोर रहता था, उस पर इस तरह की घबराहट बहुत कम दिखती थी। बेटे, तुम्हें टिके रहना है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद गाड़ी उस निजी अस्पताल पहुंची जो मेरे परिवार ने बनवाया था। अस्पताल के निदेशक ने खुद अपने कर्मचारियों के साथ दरवाजे पर स्वागत किया। पाकगू ने मुझे, जो टमाटर की चटनी से सना हुआ था, खून से लथपथ, उठाया और कांपते हुए निदेशक को सौंप दिया। उस पल मेरे छोटे मोटे हाथ ने अचानक पाकगू को कसकर पकड़ लिया। मैंने आंखें बंद करके कमजोर आवाज में मुंह खोला, मां। लेकिन मैं केवल 2 बार ही बोल पाई और फिर मेरे मुंह से खून आ गया। जल्दी इसे बचाओ, मैं चाहता हूं कि हर संभव तरीके से इसे बचाया जाए। जी साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। अस्पताल के निदेशक तुरंत मुझे ले गए। पाकगू आपातकालीन कक्ष के सामने एक बेंच पर बैठ गए और झुककर अपने हाथ देखने लगे जो टमाटर के रस से सने थे। उनके हाथ पर मेरे कुछ बाल भी लगे थे। पाकगू उन बालों को देखते रहे। कुछ पल बाद बोले, इस बच्चे और गू चेन के बीच रक्त संबंध का परीक्षण कराओ। गू चेन भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका डीएनए लेना आसान होगा। डीएनए की व्यवस्था के साथ साथ पाकगू ने अपने विश्वस्त पाक माओ को फोन किया। वे मेरी पहचान जानना चाहते थे। गू परिवार एक प्रतिष्ठित और अत्यंत धनी परिवार था। तुआनगू का नाम दुनिया के शीर्ष 3 अमीरों की सूची से कभी नहीं हटा था। गू परिवार हर साल हांगकांग शहर में सबसे अधिक कर चुकाने वाले के रूप में प्रथम स्थान पर रहता था। हांगकांग में पाक माओ की बात की पर्चा है, बहुत मानी जाती थी। इसलिए थोड़ी ही देर में पाक माओ ने न केवल मेरी जानकारी निकाली, बल्कि मेरी मां फांग यूशियान का पता भी ढूंढ निकाला। लेकिन जब वे घर में घुसे तो फांग यूशियान का कोई निशान नहीं था। बीमार और बेहोश फांग यूशियान को मेरे जुआरी चाचा फांग जिन्हें पहले ही उठा ले गए थे। तुआनगू बुजुर्ग कभी अस्पताल नहीं छोड़ते थे। कुछ देर बाद मेरे डीएनए परीक्षण का परिणाम लाया गया। साहब, परीक्षण के अनुसार यह बच्चा दूसरे युवा मालिक का सगा बच्चा है। यह सुनकर तुआनगू बुजुर्ग, जिन्हें पहले से ही मन में संदेह था, ने कहा, तो यह वाकई गुचेन का बच्चा है। मैं कह रहा था कि जितना ज्यादा देखता हूं उतना ज्यादा लगाव महसूस होता है। तुआनगू ने अपनी भावनाओं को संयत रखा। वे ऑपरेशन रूम के दरवाजे से लगे खड़े रहे, मेरे बाहर आने का इंतजार करते रहे और साथ ही अपने सबसे छोटे बेटे को फोन किया। गू किंग है। तुआनगू के 4 बच्चे थे। बड़े बेटे कई साल पहले समुद्र में गिरने के बाद लापता हो गए थे। दूसरे बेटे गुचेन थे। तीसरी बेटी गुसिंग मियान को जानवरों से प्यार था। वे अभी भी किसी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में एक दुर्लभ प्रजाति को ट्रैक करते हुए उस पर दस्तावेजी फिल्म बना रही थीं। और सबसे छोटे बेटे थे गुकिंग है, वह छोटा विद्रोही जो अपने बड़े भाई गुचेन से नहीं पटता था और अभी मनोरंजन जगत की एक युवा अभिनेत्री के साथ प्रेम प्रसंग में उलझा हुआ था। पिताजी, आपके झूठ बोलने की कला बहुत खराब है। मेरे बड़े भाई तो बिना किसी लिंग के शिकारी हैं, उनका बच्चा कहां से आएगा? हा, छोड़िए, मुझे मत बेवकूफ बनाइए। मैं जानता हूं आप बस मुझे घर बुलाना चाहते हैं, कोई अंधी डेट या कोई और काम थोपने के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मरने के बाद भी नहीं। अब मैं बात नहीं करूंगा। ल्यूरियान का यह सीन खत्म होने के बाद मैं उसे फूल देने जा रहा हूं। ल्यूरियान एक युवा अभिनेत्री थी जिसे गू किंघे हाल ही में आगे बढ़ा रहे थे। गू किंघे के समर्थन से उनका करियर बहुत तेजी से ऊंचा उठ गया था। गू किंघे ने एक तरफा फोन काटा और ल्यूरियान की तरफ चलने लगे, लेकिन हर 2 कदम पर उनका फोन फिर बज उठा।
इस बार तुआनगू ने कॉल नहीं किया था, बस कुछ तस्वीरें भेजी थीं। तस्वीरें गाड़ी के अंदर से ली गई थीं, एक छोटे बच्चे की, जो टमाटर के रस से लथपथ था। वह छोटा सा गोल मटोल चेहरा जो रस से सना था, आंखें कसकर बंद थीं जैसे मर गया होगू। किंघे ने तस्वीरें देखीं, फिर डीएनए रिपोर्ट देखी और अंत में अस्पताल का पता देखा। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह एकदम जम गई। फिर उन्होंने अभी अभी विदेश से मंगाया गया फूलों का गुलदस्ता लापरवाही से फेंक दिया और शूटिंग की जगह से बड़े बड़े कदमों से बाहर निकल गए। रियान, तुआनगू को क्या हो गया? क्या वे नाराज हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर वे नाराज हों? हमें उनकी कोई परवाह नहीं करनी। सहायक वेन यांग पल भर के लिए कुछ नहीं बोल सके। कभी कभी उन्हें भी समझ नहीं आता था। गू किंघे अमीर और सुंदर थे, फिर ल्यूयान को वे क्यों नहीं पसंद? खैर, अहम बात यह थी कि ल्यूरियान गू किंघे को इंसान के तौर पर नहीं पसंद करती थी, लेकिन उनके करियर सहयोग को मुंह से नकारते हुए भी सब कुछ स्वीकार करती थी। सहायक को लगा कि अगर कभी गू किंघे ने ल्यूरियान को भुला दिया तो शायद ल्यूरियान को पछतावा होगा, लेकिन यह बात कहने की हिम्मत उन्हें नहीं थी। इधर गू किंघे, जिन्होंने अभी अभी पिता से कहा था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, अब तेजी से अस्पताल की ओर दौड़े जा रहे थे। जब वे पहुंचे, मुझे अभी अभी ऑपरेशन रूम से निकाला गया था। माफ करें, यह सब मेरी गलती है दादाजी। अगर हम आपको जल्दी ढूंढ लेते। युवा मालिक अभी संकट से बाहर नहीं हुए और 2 दिन और गहन चिकित्सा कक्ष में रहना होगा। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन रूम से आईसीयू में ले जा रहे थे। गू किंघे दौड़कर पास आए, लेकिन बस इतना देख पाए कि मुझे अंदर ले जाया जा रहा है। क्या हुआ? असल में क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, फिर अभी क्यों आए हो? यहां से जाओ। उन्होंने इचू की खिड़की का पर्दा हटाया और मुझे अंदर देखा। मेरी छोटी सी काया उन तमाम चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी थी। यह देखकर उनका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। झगड़ो मत, युवा मालिक अंदर है। उन्हें एक शादी के लिए आधी उबत ही। परेशान मत करो। तुआन गू के सहायक ने उनकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए गू किंघे को मेरी खोज की पूरी कहानी सुनाई। बड़े लोग बाहर बात करते रहे। मैं अंदर थी, आंखें बंद थीं, लेकिन मेरे सिर में एक आवाज बोल रही थी, यह एक जेड लॉकेट है। यह मेरे परिवार की धरोहर है। इस लॉकेट में एक पवित्र प्राणी का सार है। फान्युआन, क्या तुम सुन सकती हो? जल्दी उठो और मुझे सुनो। कौन? कौन बोल रहा है? मैं एक नाग हूं। मेरा तुम्हारे परिवार के साथ एक समझौता है। मैं तुम्हारे परिवार की संतानों को विनाश से बचाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारे परिवार की पीढ़ी लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे पिता, चाचा और दादा सभी जा चुके हैं। इस बार तुम्हारा यह गिरना दरअसल मृत्यु होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई शक्ति महसूस की, इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की। तुम अभी मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें दूसरों नहीं है का भविष्य देखने की क्षमता दे रहा हूं। आशा है कि तुम अपने परिवार का भाग्य बदल सको। और हां, पहले अपने चाचा का भाग्य बदलो। गू किंघे, उनकी मृत्यु बहुत जल्द आने वाली है। नाग ने एक ही सांस में सब कह दिया और अपने शरीर का सारा तत्व मेरे शरीर में स्थानांतरित कर दिया। मेरा शरीर, जो पहले से ही गंभीर हालत में था, उस नाग की शक्ति को समाहित करने से खुद ठीक होने लगा। थोड़ी देर में मेरा शरीर चमत्कारिक रूप से लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। जब मेरा शरीर बेहतर हुआ तो मैंने आंखें खोलीं और एक पल के लिए उलझन में रही नाग की बातें सोचती रही। कुछ देर बाद मैंने मुंह खोला और जोर जोर से रोने लगी। गू किंघे, जो खिड़की के पास पहरा दे रहे थे, उन्होंने पाखली के शब्द सुने थे। दादाजी का सहायक पहले फांगू को ढूंढने जाना चाहता था, जिसे फांग जिनई ले गए थे, लेकिन जाने से पहले उनकी तेज नजर ने देख लिया कि मैं जाग गई हूं। डॉक्टर, मेरा बच्चा रो रहा है। यह सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंदर आए और मेरी जांच की। गू किंघे बाहर इंतजार करते रहे। गू चेन के साथ उनका रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं था। जब भी वे कोई शरारत करते, तुआनगू उन्हें नहीं संभाल पाते और गुचेन से कहते। गू किंघे को लगता था कि वे गुचेन के हाथों अब तक जिंदा बचे हैं और वे उसकी कद्र करते थे। भले ही गुचेन ठंडे और कठोर थे, जिनमें कोई मायावी स्नेह नहीं था, लेकिन गुचेन के इस बच्चे से उन्हें पहली नजर में ही प्रेम हो गया। बच्चे की हालत अचानक बेहतर हो गई है। इसे अब सामान्य वार्ड में ले जाया जा सकता है, या आप इसे घर ले जाकर देखभाल कर सकते हैं। इसे चैन से आराम करने दें। डॉक्टर हमारे परिवार की स्थिति जानते थे। चाहे मैं अभी अपने घर जाऊं, वहां भी अस्पताल जैसी ही देखभाल मिलेगी। जैसे ही डॉक्टर की बात खत्म हुई, गू किंघे ने कोई जवाब देने का मौका नहीं दिया। वे अपने लंबे पैरों से दौड़कर मेरे पास आए। जागने के बाद से जांच तक मैं लगातार रोती रही थी। प्यारे, रो मत। मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूं। मेरा नाम गू किंघे है। छोटा चाचा यहीं रहेगा। मुझे शांत करते हुए गू किंघे ने हाथ बढ़ाया। तभी मुझे वे शब्द याद आए जो अभी अभी मेरे मन में गूंजे थे। यह मेरा छोटा चाचा था। मुझे हमेशा से अपना मकान परिसर के गेट के पास वाली मिनीमार्ट की झूलने वाली कार बहुत पसंद थी। उस कार पर गाना बजता था, छोटे चाचा। मेरे सामने खड़े ये इंसान पिता के छोटे भाई थे। मुझे हमेशा से पिता चाहिए था, इसलिए पिता के भाई इस छोटे चाचा को देखकर मैं रोते हुए अपने मोटे मोटे हाथ उनकी ओर फैला दिए। मुझे अस्पताल से डर लगता है, डॉक्टर से डर लगता है, और मुझे डर है कि मैं मां को नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, चाचा अभी तुम्हें गोद में उठाते हैं। इतनी जल्दी मिलकर इतना विश्वास और निकटता। गू किंघे हैरान भी थे और खुश भी।
उन्होंने पहले कभी किसी छोटे बच्चे को गोद में नहीं उठाया था और उनकी हरकत अजीब और अटपटी थी। गोद में थोड़ा असुविधाजनक जरूर लगा, लेकिन मैंने उन्हें कसकर पकड़े रखा। मेरे दोनों छोटे मोटे हाथों ने गूकिंघे की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। मेरा छोटा सा गीला चेहरा उनके चेहरे से सटा हुआ था। बच्चे, हम कहाँ जाएं? गूकिंघे उस वक्त जैसे हवा में उड़ रहे थे। उन्हें सुनाई दिया कि मैं बार बार कह रही थी, आओ, माँ को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें इसका मतलब पहले नहीं समझा, क्योंकि मैं बहुत जोर से रो रही थी। अस्पताल में रहना नहीं चाहती थी और माँ को ढूंढने की जिद कर रही थी। गूकिंघे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे दादाजी की तरफ मुड़े। दादाजी अभी अभी डॉक्टर से बात करके फोन पर बात कर रहे थे। फोन खत्म होते ही वे सीधे इधर आए। उस बच्चे के चाचा का पता मिल गया है। जाओ और उस बच्चे की माँ को उनके घर से ले आओ। मैं इसे घर ले जाता हूँ। फान्युआन, मैं तुम्हारा दादा हूँ। दादाजी तुम्हें घर ले जाएंगे। घर में माँ का इंतजार करते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा दिमाग अभी पूरी तरह होश में नहीं था। मेरा सिर धड़क रहा था और चेहरा पीला था। दादाजी तुम्हें गोद में लेकर घर नहीं जाएंगे। दादाजी पहले जाकर सब तैयार करते हैं। अभी चाचा के साथ माँ को लेने जाओ, फिर हम सब घर जाएंगे। मैंने बस माँ को लेने वाला हिस्सा सुना, इसलिए मैंने छोटे से सिर को हिलाया। हाँ। मुझे शांत करने के लिए दादाजी गू और गूकिंघे ने काम बांट लिया। दोनों व्यस्त हो गए। गूकिंघे ने पता लिया। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, कुछ लोगों को लिया और जल्दी से निकल पड़े। इधर फांगनू ने फांग यूशियान के गाल पर थप्पड़ मारा, जो अभी अभी होश में आई थी। तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम्हारी सूजन खुद गिरने से आई है। क्या तुम अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? वह तो बस बोझ है। अगर वह गिरकर मर जाए तो वह बस तुम्हारे लिए ही होगा। मैं कह रहा हूं, अगर तुमने फिर से शरारत की तो इस घर से बाहर मत निकलने की उम्मीद करना। मैं देखता हूं कितने दिन तुम मेरे खिलाफ टिकती हो। फांगनू के थप्पड़ से, जिनकी तेज बुखार से पहले से हालत खराब थी, फांग यूशियान का सिर धड़कने लगा और वे एक पल के लिए बहरी हो गईं। लेकिन वे जल्द ही होश में आईं और उन्होंने वापस थप्पड़ मारा। अगर मेरा बच्चा मरा तो मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। ओह, फांग यूशियान नाशुक्री लड़की, क्या तुम भूल गई? अगर मेरी माँ ने तुम्हें नहीं पाला होता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। तुम हमारी माँ के जीवन की जड़ी हो। अभी तुम्हारे बच्चे का जीवन बेहतर है। वैसे क्या तुम बच्चा चाहती हो? फिर जन्म देती रहो। लेकिन फांग माँ ने अपने बेटे की हरकत रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि फांग यूशियान के थप्पड़ से गाल लाल होने के बाद वे किनारे से समझाने लगी। यूशियान, तुम्हारे भाई का अभी तक बच्चा नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक है तो यह भी अच्छा है। यह बच्चा तो बाद में फांग युआन से भी बेहतर होगा। फांग यूशियान की आंखें बचाव के लिए हथियार ढूंढने लगी, लेकिन फांग जिन्यू ने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था, उनके आसपास कुछ भी नहीं था। तभी सामने के दरवाजे से आवाज आई। शुरू में फांग जिन इसमें दखल नहीं देना चाहते थे, लेकिन गेट की आवाज इतनी तेज थी। फांग जिन्ये, जो इस व्यवधान से चिड़चिड़े हो गए थे, पतलून में हाथ डालते हुए गाली देते हुए गेट की तरफ चल दिए। कौन है जो मेरा मूड खराब कर रहा है? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अगले ही पल उन्होंने दरवाजे पर मुझे देखा। फांग जिन्ये का चेहरा कुछ सेकंड मेरी तरफ देखता रहा, फिर उन्होंने सीधे उस मोटे से को गूकिंघे के कुएं में फेंक दिया। यह वही बदमाश है। बचाओ मुझे, मुझे डर है मेरी मुर्गी गिरकर मर जाएगी। गूकिंघे को पता था कि मैं 8वीं मंजिल से गिरी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुझे सामने खड़े इस इंसान ने फेंका था। अब उन्हें पता चल गया। गूकिंघे ने एक हाथ से मेरे छोटे से पिछले हिस्से को और दूसरे हाथ से मेरी पीठ को पकड़ा हुआ था। वे सीखते जा रहे थे मुझे कैसे उठाएं। भले ही वे फांग जिन्यू पर नजर रखने के लिए समय नहीं निकाल सके, लेकिन तुआन गू द्वारा भेजे गए जो लोग गूकिंघे के साथ थे, उन्होंने मेरी शिकायत सुनी और उनके चेहरे एकदम जम गए। देखते ही देखते फांग जिन्यू को उठाकर फेंक दिया गया। फांग जिन को जमीन पर दर्द से कराहते देखकर गूकिंघे मुझे लेकर अंदर चले गए। फांग यूशियान कहाँ है? हालांकि गूकिंघे चाहते थे कि फांग जिन की ओर पिटाई हो, लेकिन अभी की प्राथमिकता फांग यूशियान को ढूंढना था। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये लोग फांग यूशियान को ढूंढने आए हैं, फांग जिन को लगा कि गूकिंघे मनोरंजन उद्योग में फांग यूशियान के कोई शक्तिशाली प्रायोजक हैं। इस प्रायोजक को दखलंदाजी से रोकने के लिए फांग जिन्ये ने तुरंत फांग यूशियान का दोस्त बनने का नाटक किया। वह औरत बचपन से मेरे घर में मुझे फंसाती रही है। उन्होंने कहा, हा हा हा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? गूकिंघे का काला चमड़े का जूता जोर से उनके मुंह पर पड़ा। फांग यूशियान किस तरह की इंसान है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। गूकिंघे की लात इतनी जोरदार थी कि फांग जिन्यू का मुंह लहूलुहान हो गया। वे लात और पैर की ठोकर खाते हुए कमरे में गिर पड़े। फांग माँ ने यह शोरगुल सुना और फांग यूशियान की ओर ध्यान देना छोड़कर दरवाजा बंद करके बेटे की रक्षा करने दौड़ी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? जल्दी मेरे बेटे को छोड़ो। मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, वे खुद जल्द ही पहुंच जाएंगी। फांग माँ का चेहरा पीला पड़ गया। शायद यह बस डराने की बात थी, लेकिन सामने वाले गंभीर लग रहे थे। तभी उनकी नजर गूकिंघे पर पड़ी, जो मुझे गले लगाए हुए थे। मुझे खुशी है कि यह बच्चा जिंदा है। फिर जोर से, आप कौन है? जिस बच्चे को आपने पकड़ा है वह हमारा बच्चा है। आपने हमारे बच्चे को अगवा किया है और अब हमारे घर आकर मारपीट कर रहे हैं। पाक मुखिया के आने का इंतजार करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। वह गूकिंघे के पास जाना चाहती थी, लेकिन 2 लोगों ने रोक लिया। 2 और लोग फांग यूशियान को ढूंढने निकल गए।
थोड़ी देर बाद फांग यूशियान को बचाया गया। जब उन्हें सहारा देकर बाहर लाया गया तो उन्होंने देखा कि गु किंगहे मुझे गोद में लिए हुए हैं। फांग यूशियान की आंखों से आंसू बह निकले। वे मुझे गले लगाना चाहती थीं, लेकिन उनका कमजोर शरीर सच में यह बोझ उठाने में असमर्थ था। जैसे ही मैंने अपना छोटा सा सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, फांग यूशियान ठीक उसी वक्त बेहोश हो गईं। युवा मालिक, नोना फांग बीमार है, उन्हें बुखार है, इन्हें घर ले चलते हैं। माँ रुको, तुम्हारी माँ बीमार है, वे तुम्हें गले नहीं लगा सकती। माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब वे मुझे शांत कर रहे थे तभी पाक मुखिया वहां पहुंच गए। उनका नेतृत्व गु किंगहे के बचपन के दोस्त कर रहे थे। गु किंगहे ने मुझे पकड़े पकड़े स्थिति समझाई। वे तुरंत माँ और बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो गए। गु परिवार इन्हें जाने नहीं देगा। इसके बाद गु किंगहे हम दोनों को, मुझे और फांग यूशियान को लेकर जल्दी से गु परिवार के विला वापस लौटे। विला में पहले से डॉक्टर और नर्सिंग टीम तैयार थी। वह सब पहले मेरे लिए था, लेकिन अब माँ के काम आया। रास्ते में मैंने माँ की बांह पकड़ी हुई थी। मेरा छोटा सा चेहरा माँ से सटा हुआ था। गु किंगहे हम दोनों को बड़ी और छोटी देखते रहे और सच में समझ नहीं आया कि उनका बड़ा भाई इतना निर्दय कैसे हो सकता है कि हमें बाहर छोड़ दे। गु किंगहे आता लगाई था। किंगहे मन ही मन अपने भाई को कोस रहे थे, लेकिन उन्हें तब तक पता नहीं था कि उनका भाई उसी दिन से अस्पताल में नहीं है ताकि मैं पिता के साथ रह सकूं। तुआन गु बुजुर्ग गु चेन को वापस ले आए थे। प्यारे, हम घर पहुंच गए। अब से यह माँ का घर है। चाचा तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे अपना पिता मानो, गु किंगहे ने उत्साह से यह कहा। जब वे मुड़े तो उनके बड़े भाई को अभी अभी अस्पताल से घर लाया जा रहा था। प्यारे, देखो कितना संयोग है। तुम्हारे असली पिता, जो अभी तक मरे नहीं, वे भी आ गए। मैंने सुना कि मेरे असली पिता आए हैं, लेकिन मैं देखने के लिए मुड़ी नहीं। उस वक्त मेरी नजर बस माँ पर थी। गु किंगहे मुझे कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखें गु चेन पर टिकी थीं जो थोड़ी दूर थे। बाहर गु किंगहे गु परिवार के ऐसे युवा मालिक थे जिनसे कोई उलझने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गु चेन के सामने वे बस एक अभागे छोटे भाई थे जिसे गु चेन ने ही पाला था। गु किंगहे को अभी भी डर लगता था। इधर मैं, जिसकी आंखें सिर्फ माँ पर टिकी थीं, गार्डों से बोल उठी, चाचा कृपया धीरे चलो, माँ को चोट न लगे। मेरी नजर माँ पर टिकी रहते हुए फांग यूशियान को अंदर कमरे में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की। मैंने दादाजी को फिर देखा। तुआन गु जैसे ही आए उन्होंने मुझे गु किंगहे की गोद से लेकर खुद थाम लिया। प्यारे, माँ को ड्रिप लग रही है, उनके ठीक होने तक इंतजार करो, वे ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। जांच के बाद सहायक बाहर आकर बोला, नोना फांग को लंबे समय की थकान है जिससे शरीर कमजोर हो गया है। इसके अलावा अचानक बुखार आने से और समय पर इलाज न होने से हालत बिगड़ गई। बुखार उतरने के बाद बस आराम और शरीर की रिकवरी की जरूरत है। मैं दादाजी की गोद में थी। मुझे पता था कि आराम के लिए जो पांचती में दादाजी की है। दादाजी और चाचा ने ही मुझे और माँ को बचाया है, इसलिए मैं उन दोनों से बहुत जुड़ाव महसूस कर रही थी। मैं न केवल चुपचाप दादाजी को अपना छोटा सा हाथ पकड़ने दे रही थी, बल्कि जिज्ञासा से उनका चेहरा भी छू रही थी। चलो खेलते हैं, मैंने माँ के साथ बाहर जाने की बात सोची। मुझे याद था कि मकान परिसर के चौक में कई दादा दादी अपने बच्चों को खिलाने लाते थे। मुझे जानना था कि क्या दादाजी भी मुझे खिलाने ले जाएंगे। बिल्कुल, दादाजी तुम्हें खिलाने ले जाएंगे। दादाजी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। और जब मैंने उन्हें चूमा तो दादाजी गु का मन हुआ जैसे वे अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दें। बेचारे पाक गु के 4 बच्चे थे, लेकिन एक भी उनके करीब नहीं आना चाहता था। दूसरे बेटे गुचेन को सफाई का बहुत ध्यान था। चौथे बेटे गु किंगहे को दूसरों की नकल करने की आदत थी। उन्होंने देखा बड़े भाई चुम्बन नहीं लेते देते तो उन्होंने देखा बड़े भाई देने से मना कर दिया। तीसरी बेटी की भी अपनी अजीब अजीब आदतें थी। पाक गु ने इतने बच्चे पाले, लेकिन बच्चे की असली गर्माहट तब महसूस हुई जब मैं आई। दादाजी दूध पीना है, पेट खाली है। मैं अभी छोटी थी, हर रोज माँ का खाना खाती थी, लेकिन दूध भी कभी बंद नहीं होता था। माँ के खाने से ज्यादा तो मुझे दूध पसंद था। तो चलो, अभी खाना तैयार है। अगर बच्ची खाना नहीं खाना चाहती तो दादाजी फिर से दूध बना देंगे। ठीक है। मेरा गोल मटोल चेहरा पल भर के लिए हिचकिचाया, क्योंकि मुझे खाने की खास इच्छा नहीं थी, लेकिन दादाजी के मनाने पर मैं मान गई। दादाजी को मेरे नम छोटे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उनके चेहरे से गंभीरता हट गई और वे मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद हम दोनों खाने के कमरे में पहुंचे। दादाजी ने मेरे हाथ धोए और बोले, प्यारे, ये मांस की बाव, आओ खाओ। उन्होंने एक पूरी बाव मेरे हाथ में दे दी। बाव के अलावा मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था। मैंने वो बड़ी बाव देखी। मां की बनाई बाव से ज्यादा सुंदर थी, खुशबू भी अच्छी थी। मैंने मुंह खोला और पूरे जोश से काट लिया। ऊपरी परत पतली थी और भरावन भरपूर था। एक ही कांटे में मैं मांस तक पहुंच गई। चखने के बाद दादाजी गु की आंखें चमक उठी। बहुत स्वादिष्ट है। ये पहली बार है जब मैंने इतनी अच्छी बाव खाई। मुझे पसंद आई देखकर दादाजी गु मुस्कुराए और मुझे एक मीठा झींगा खिलाया। मुझे खुश देखकर दादाजी गु भी खुश हुए। वर्षों बाद उन्हें लगा कि आखिरकार भी एक सामान्य बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। बुजुर्ग और एक छोटी बच्ची खाने के कमरे में देर तक रही। मैंने 2 मांस की बाव, 2 चिकन की टांगी, 3 छोटी छोटी पसलियां, एक छोटा चावल का कीक और एक कटोरी पतली मांस का दलिया खाया। मैं खाती ही रही।
दादाजी को पता नहीं था कि मेरी भूख इतनी बड़ी है, इसलिए शुरू में उन्होंने मुझे जी भर खाने दिया, जब तक उन्होंने मेरा पेट फूला नहीं देखा। यारे, अभी खाना बंद करो, बाद में और खाना। दादाजी ने मुझे गोद में उठाया, मेरे छोटे हाथ धोए, मेरा छोटा चेहरा धोया और फिर मुझे माँ के कमरे में सुला दिया। ये भी स्वादिष्ट है। मैं बाव खाती हुई बीच बीच में दादाजी की खिलाई सब्जी की टुकड़ी चखती रही, खुशी से सिर हिलाती रही। फांग यूशन का कमरा गू चेन के कमरे के ठीक बगल में था। ये कमरा बड़ा था, फर्श पर चटाई बिछी थी और उस पर खिलौनों का ढेर था। पिता और माँ की स्थिति अभी ठीक नहीं है। उन पर एक मनोरंजन जगत से जुड़ी तीसरी युवा बेटी ने आरोप लगाया है कि माँ ने उसका प्रेमी छीन लिया। अभी ये जगत में चर्चा का विषय है। हाँ, उनका आज और कल काम का शेड्यूल है। गू किंगहे ने दीदी से फांग यूशिन की स्थिति बताई। सुनकर पाक गू ने फांग यूशिन के बारे में बुरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने बस सिर हिलाया और कहा कि काम से ज्यादा जरूरी सेहत है, पहले ठीक हो जाओ फिर काम की बात। गू किंगहे की तरफ से भी पाक गू वहीं रहे। उन्होंने देखा कि मेरी स्थिति घर में सच में आरामदायक है। अब उन्होंने मुझे गले लगाया और बगल में गू चेन को देखने के लिए मनाया। अरे देखो, ये तुम्हारे पिता हैं, पिता बीमार हैं और अभी तक नहीं उठे। आओ हम अक्सर पिता के पास जाएं, शायद पिता फिर उठ जाएं। वान गू ने मुझे गू चेन के बिस्तर पर लिटाया। उस वक्त गू चेन बिस्तर पर शांत लेटे थे। उनका सुंदर बेदाग चेहरा आंखें बंद होने पर भी एक ठंडी आभा छोड़ रहा था, जो जैसे कह रही हो, पास मत आना। मेरी छोटी सी मोटी काया पिता से चिपक गई। मेरी गोल गोल आंखें पिता को तरस से देखती रहीं। दादाजी हम दोनों को एक साथ देखकर पिघल गए। एक उसी पल जब दादाजी गू को यह नजारा बहुत प्यारा लगा, मेरी छोटे मोटे हाथ ने पिता को थप्पड़ मार दिया। बुरे पिता, मुझे नहीं चाहिए तो मत पकड़ो। इस अचानक थप्पड़ से पाक गू चौंक गई। अरे, तुमने पिता को क्यों मारा? पिता मुझे नहीं चाहते। मैं छोटी हूं, बेवकूफ नहीं। बाहर खेलते वक्त दूसरे बच्चों के पिता होते हैं, बस मेरे ही नहीं थे। मैं वो बेचारी बच्ची हूं जिसे पिता नहीं चाहते। ये उलझे हुए शब्द सुनकर पाक गू का दिल टूट गया। युआन बाओ, तुम ऐसी बच्ची नहीं हो जिसे पिता नहीं चाहते। ताकि उठने तक इंतजार करो, दादाजी उनसे पूछेंगे क्या हुआ था। पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पाक गू अपने बेटे को जानते थे। गू चेन बाहर से और अंदर से ठंडी जरूर थे, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास था। मैं उनकी सगी संतान थी, वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दादाजी की बातों पर मेरे छोटे मोटे हाथ ने पिता के चेहरे पर थप्पड़ मारना बंद किया। पिता से मिलने के बाद मैं मां के पास सोने जाना चाहती थी। पाक गू चाहते थे कि मैं उनके साथ सोऊं, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझे बस मां के साथ रहना था। ठीक है, चलो मां के पास जाते हैं। लेकिन बेटी, क्या तुम दादाजी से वादा कर सकती हो कि अक्सर पिता के पास जाओगी? ठीक है, मैं अक्सर पिता के पास जाऊंगी, लेकिन बाद में जब पिता उठेंगी तो मैं पूछूंगी क्यों नहीं चाहते थे मुझे। दादाजी से वादा करके मैं मां के बिस्तर पर सोने चली गई। आज मुझ में ताकत कम थी और नींद भी आ रही थी। दादाजी गू और गू किंगहे अभी भी मुझे सुलाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही तकिए से सटकर अपना छोटा मोटा पिछवाड़ा ऊपर करके आंखें बंद कर ली, सो गई। इस प्यारी सोने की मुद्रा देखकर गू किंगहे ने फट से मोबाइल निकाला और एक के बाद एक 6 तस्वीरें खींच ली। युआन बाओ, तुम इतनी प्यारी हो, क्या मेरा भाई बचपन में भी इतना प्यारा था? नहीं, गूचीन बचपन से ही खुद पर काबू रखना जानती थी, हमेशा सोते वक्त व्यवस्थित रहती थी। दादाजी गू को गूचीन बचपन में याद आया और फिर युआन बाओ को देखा। उन्हें लगा युआन बाओ की प्यारीपन मां से आई होगी। ये सोचते सोचते युआन गू को फांग यूशियान और भी पसंद आने लगी। युआन बाओ मां के साथ सो गई। युआन गू और गू किंग ज्यादा देर नहीं रुके। कमरे में पहली से एक नर्स थी, इसलिए उन्हें रुकने की जरूरत नहीं थी। युआन गू कुछ समय से बहुत तनाव में थी। इस वक्त भी थोड़ा सुस्ता पाई और नींद आने लगी। गू किंग ने पूछा, युआन बाओ को चोट पहुंचाने वाली का क्या हुआ? अभी अभी मूफेंग की तरफ से जवाब आया है, सब साफ हो गया है। फांग जिन भी एक जुआरी निकला। जुए में हारने के बाद वो युआन बाओ की मां से पैसे मांगने आया था। युआन बाओ की मां कई बार पता बदल चुकी थी, लेकिन वो फिर भी ढूंढ लेता था। आज फिर आया। युआन बाओ को बंधक बनाकर मां से पैसे लेना चाहता था, लेकिन युआन बाओ को पकड़ नहीं पाया और युआन बाओ गिर गई। पिता, इस तरह के लोग अगर सिर्फ जेल जाएं तो ये बहुत कम सजा है। आप इसकी चिंता मत करो, ये काम मुझे सौंप दो।
गू किंग हे दिखते तो हंसते खेलते युवा थे, लेकिन जब किसी के पीछे पड़ते थे बहुत शांत रहते थे। उनमें गू परिवार का खून था और उनके भीतर गू परिवार की क्रूरता छिपी थी। जो भी उन्हें सच में नाराज करे उसका भाग्य अच्छा नहीं रहता। युआन गू ने बेटे के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया। वे एक पल चुप रहे और कुछ नहीं बोले जो इसके खिलाफ हो। वक्त गुजरता रहा। मैं पहले गहरी नींद सो रही थी, लेकिन अचानक एक सपना आया। सपने में मैंने गू किंग हे को देखा। वे खून की एक तालाब में पड़े थे। उनका शरीर घावों से भरा था। उनके सामने एक खूबसूरत युवा औरत खड़ी थी। रुयान, क्या तुम ठीक हो? लियान ही को चुपके से हमला किया गया था जब वो सामने लियान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कई चाकू लगे थे और वे गिर पड़े। उनका फैला हुआ हाथ खून से सना था। लियू रुयान ने घृणा से किनारा हट लिया। हा हा हा, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अभी परेशानी में तुम हो। मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं इस पल का बहुत लंबी समय से इंतजार कर रही थी। प्यार के नाम पर तुमने बहुत सी ऐसी बातें की जो मुझे पसंद नहीं थी। क्या तुम्हें पता है, सोंग जियानियान भी था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। वो इंसान था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हम दोनों खुशी से जी सकते थे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम खुद ही अपनी खुशी बर्बाद करने वाले हो। लियू रुयान के इस इल्जाम पर गू किंघे को जैसे विश्वास नहीं हुआ। सोंग जियानियान, उसने दूसरों से मिलकर साजिश की थी। वो तुम्हें दुश्मन देशों को खिलौने की तरह बेचने के लिए तैयार था। उसने तो कीमत भी तय कर ली थी। लियू रुयान, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? मुझे दिमाग से क्या लेना देना? और वैसे ही तुम्हारा दिमाग तो बस मेरे प्यार में ही अटका है। ये सही है, तुम मेरी वजह से मरो। सपने का ये दृश्य यहीं खत्म हुआ। युआन बाओ खून से लथपथ चाचा को देखकर डरकर जाग गई। वो छोटी सी जागी, आंखें पूरी तरह खुली नहीं थीं, मुंह से रोना शुरू हो गया। फांग यूशियान का बुखार तो उतर गया था, लेकिन शरीर इतने लंबे समय से तनाव में था। भले ही बुखार गया, शरीर गहरी नींद से खुद को ठीक कर रहा था। फांग यूशियान युआन बाओ को शांत करने के लिए नहीं उठ पाई। कमरे में मौजूद नर्स ने तुरंत युआन बाओ को गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन युआन बाओ किसी और के पास नहीं रहना चाहती थी। वो रोती रही। उसका गोल मटोल चेहरा रोने से लाल हो गया। नर्स कुछ नहीं कर पाई और तुरंत गू किंघे को बताया। थोड़ी देर बाद गू किंघे आए और नर्स से युआन बाओ को लिया। अच्छे बच्चे, रो मत, चाचा यहां है। हमारी युआन बाओ को क्या हुआ? क्या बुरा सपना आया? गू किंघे ने नरम आवाज में शांत किया। युआन बाओ ने जिंदा चाचा को देखा और कुछ देर बाद आंसू थी ही उसने अपने छोटी मोटी हाथ आगे बढ़ाए और गू किंघे की छाती छुई। इस वक्त चाचा की छाती में कोई चाकू नहीं था। हाँ, चाचा नहीं मरेंगे। युआन बाओ ने भरी आंखों से विनती की कि चाचा ना मरे। ठीक है, चाचा नहीं मरेंगे, चाचा अच्छे से जिएंगे। भले ही गू किंघे ने वादा किया, युआन बाओ को अभी भी डर लग रहा था। डर के कारण युआन बाओ लगातार गू किंघे को देखती रहीं। गू किंघे ने देखा कि बच्ची अभी शांत नहीं हुई है, इसलिए वे उसे गले लगाए रहे। अभी गू किंघे का फोन बजा। उन्होंने नंबर देखा और एक हाथ से युआन बाओ को थामे दूसरे से फोन उठाया। गू किंघे, क्या एम एडिटर के साथ वो मीटिंग तुमने तय की थी? तुम फिर से मेरे लिए फैसले क्यों करते रहती हो? मैं कह चुकी हूं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लियू रुआन बोली। वो अभी पूरी बात नहीं कह पाई थी कि मैंने उसकी आवाज सुनी। उसी पल मैंने तुरंत वो फोन छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। मैं दिखती भली ही छोटी थी, लेकिन असल में बहुत ताकतवर थी। उस फेंकने से गू किंघे का नया नया खरीदा फोन टूट गया। दोनों बड़ी लोग कुछ पल फोन को देखते रहे। फिर चाचा ने मुझे प्यार से देखा। यारी, चाचा का फोन क्यों फेंका? चाचा बात कर रही थी। अगर फेंकना था तो चाचा का फोन बंद होने तक इंतजार करती। गू किंघे ने मोटी सी बच्ची को नसीहत दी जिसने फोन गिराया था। नसीहत खत्म होने से पहले ही मैं उनकी गोद में बैठी थी और मुंह फुलाकर आंखें भरी हुई। रो मत, रो मत, चाचा नाराज नहीं है बेटी, रो मत। गू किंघे ने उस मोटी सी बच्ची को देखा। माथे पर अभी भी पट्टी बंधी थी और आंखें भरी हुई थी। उनका मन पिघल गया। छोटी बच्ची, दोपहर में तुम इतनी बुरी तरह घायल थी और अभी एक फोन के लिए? मैं सच में बेकार चाचा हूं जिसने पहली बार बच्चे को संभाला है और कोई अनुभव नहीं है। गू किंघे जानते थे बस परिवार की इस एकमात्र मोटी सी बच्ची को खूब लाड़ करना है। चाची बुरी है, चाचा को परेशान कर रही है। गू किंघे कोई शिकायत का असली अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन वे समझे कि युआन बाओ उनकी चिंता कर रही थी। यारे,
वो चाची बुरी नहीं है, बस उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है। असल में वो काफी अच्छी इंसान है। लियू यान का बचाव करते हुए गू किंघे मन ही मन भावुक हो गए। बच्ची ने चाचा का फोन इसलिए फेंका क्योंकि उसे लगा कि चाचा को तंग किया जा रहा है। हमारी बच्ची बड़ी अच्छी है, ये सोचकर उन्हें खुद पर काबू नहीं रहा। उन्होंने अपना चेहरा पास किया और मेरे दाएं गाल पर चुंबन दे दिया। चुंबन के बाद वो गोल मटोल गाल छोटे हाथों ने चाचा को धकेल दिया। बड़े और छोटे दोनों सोफे पर खेलने धकेलने लगे। थोड़ी देर बाद गू किंघे को याद आया लियू रुयान को वापस फोन करना है, लेकिन मेरी नजर में वो कर नहीं सकते। गू किंघे लाचार हो गए और मुझे गोद में उठाकर कार्टून की किताब देखने बैठ गई। दादाजी द्वारा खरीदे सामान के ढेर में बच्चों की एक चित्र पुस्तक थी, शाओलिन की कहानियां। हम दोनों साथ खेले। मुझे दादाजी से किया वादा याद आया, इसलिए थोड़ा खेलने के बाद मैं अपने छोटे पैरों से उठी और पिता गू चीन के कमरे की तरफ चल दी। पिता से मिलने जाऊं, दादाजी देखे बिना तो। गू किंघे ने देखा कि मेरे छोटे मोटे हाथ फिर गू चेन के गाल थपथपाने लगे। ये हिम्मत कैसे है? गू किंघे को बचपन याद आया। वे खिलौने वाली पिस्तौल लेकर गू चेन के माथे पर तान दी थी, उन्हें जबरदस्ती गाना गाने के लिए मजबूर किया था। गू चेन ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गू किंघे ने उस खिलौने की पिस्तौल से माथे पर दे मारा, गू चेन का माथा लाल हो गया और थोड़ी देर बाद गू किंघे का पिछवाड़ा भी लाल हो गया। उन सजाओं को याद करते हुए गू किंघे को अच्छे से पता था कि ये भाई बिल्कुल बेरहम है, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। भले ही युआन बाओ बहुत प्यारी थी, ये पत्थर दिल भाई शायद पसंद न करे, इसलिए युआन बाओ की सुरक्षा के लिए गू किंघे ने हिम्मत नहीं की कि मुझे उन्हें ज्यादा परेशान करने दें। चलो प्यारे, देख लिया, अब कहीं और चलते हैं। गू किंघे मुझे ले गई और हम वहीं रही जब तक रात पूरी तरह ना आ गई। अब दादाजी उठे। मुझे दादाजी बहुत पसंद थी। जैसे ही दादाजी को उठते देखा, मैंने अपने छोटे मोटे हाथ फैला दिए कि दादाजी गोद में उठाएं। दादाजी गो मुस्कुराए, उनकी आंखों के कोनों की झुर्रियां भी हंसती लगी। दादाजी की प्यारी। क्योंकि फांग यूशियान अभी भी सो रही थी, रात का खाना भी दादाजी गू और गू किंघे ने ही मेरे साथ खाया। युआन बाओ का पेट फूला हुआ है, क्या उसे भूख नहीं लगी? दादाजी गू की जवाब देने से पहले ही युआन बाओ की देखभाल करने वाली नर्स ने बताया, दुआन गू, युआन बाओ ने आज बहुत ज्यादा खाया था, अभी खाना हजम नहीं हुआ, इस बार नहीं खानी चाहिए। नर्स ने युआन बाओ का छोटा पेट मसाज किया था, लेकिन क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा खाया था, पेट में खाना पचने में वक्त लगेगा। ठीक है, इस बार नहीं खाएगी। दादाजी गू खाने की मेज से उठने लगे, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने खाने को भरी आंखों से देखा। खाना है, खाना। आखिरकार अब बढ़िया खाना मिल रहा था। मुझे अपना पसंदीदा दूध भी अब उतना आकर्षक नहीं लग रहा था। मुझे खाना था। ठीक है, कल खाएंगे। लेकिन उन्होंने युआन बाओ को हॉथॉर्न के कुछ टुकड़े दिए जो पाचन में मदद करते हैं। वे खट्टे मीठे टुकड़े खाकर युआन बाओ ने आखिरकार जिद करनी बंद की। लगातार 2 दिन तक युआन बाओ ने घर में आराम किया। फांग यूशियान भी गू परिवार के घर में एक रात और एक दिन सोती रहीं। युआन बाओ ये आवाज सुनी। वे कमरे के दरवाजे से दौड़ते हुए घुसी। दोनों छोटे मोटे हाथों में अभी भी खिलौना था। मां ने उस छोटी सी को झट से गोद में उठाकर कसकर लगा लिया। मां की, युआन बाओ ठीक हो तुम? जल्दी मां को देखने दो। मां, ये सब मां की गलती है। मां युआन बाओ की रक्षा नहीं कर पाई। मां, मत रो, बच्ची ठीक है। दादाजी ने बहुत सारे खिलौने दिलाए और चाचा के साथ खेला। उन्होंने युआन बाओ को उठाया और दादाजी गू से मिलने गईं। दादाजी गू से मिलते वक्त उनका मन घबराहट और डर से भरा था। उन्हें डर था कि दादाजी युआन बाओ को उनसे छीन लेंगे, लेकिन दादाजी गू ने उन्हें देखते ही तसल्ली दी। डरो मत, मैं तुम्हें युआन बाओ से अलग नहीं करूंगा। तुम अकेली युआन बाओ को संभालोगी, ये व्यावहारिक नहीं है। अब से तुम दोनों यहीं रहो, इससे मैं भी युआन बाओ के साथ ज्यादा समय बिता सकूंगा। क्या तुम्हें ठीक लगता है? वान गू की बात सुनकर फांग यूशियान, जो पहले से हैरान थीं, तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, मैं किराया दूंगी। फांग यूशियान जानती थीं कि युआन बाओ गू परिवार की संतान है। गू परिवार युआन बाओ को पालना चाहता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन उनका खुद का कोई रिश्ता इस परिवार से नहीं था। वे यहां बिना कुछ दिए नहीं रह सकती थीं। तुम युआन बाओ की मां हो और इसलिए इस परिवार का हिस्सा हो, इस तरह मत बोलो।
आग गू भले ही दूसरों के सामने आसान नहीं थे, लेकिन फांग यूशियान के साथ काफी सहज थे। उन्होंने गू चेन की हालत के बारे में फांग यूशियान से बात की। बातें करते करते फांग यूशियान का मन हल्का हुआ। फांग यूशियान गू परिवार में रहने लगी और युआन बाओ की देखभाल होने लगी। युआन बाओ की देखभाल होते देख फांग यूशियान जल्द ही काम पर लौट गई। उन्होंने अपनी कंपनी को फोन किया और जैसा डर था वैसा ही हुआ। यूशियान, क्या तुम इन दिनों मर गई थी? मैं तुम्हारे लिए अभी भी काम की व्यवस्था कर रहा हूं, इसे खुशकिस्मती समझो, लेकिन तुम बस ऐसे गायब हो गई। मैं 2 दिन से बीमार थी, बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। फांग यूशियान ने धीरे से बचाव किया। चुप, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए एक कार्यक्रम तय किया है। सिंगवांग दाशी में रात का खाना पता भेज दिया है। अभी सीधे वहां पहुंचो। इसमें कई बड़े स्टार हैं, जिनमें लियू रुयान भी है जो ऊपर जा रही है। खुद को तैयार करो और जल्दी पहुंचो। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। तैयार होकर फांग यूशियान बाहर निकलने लगी। अनजाने में गू किंग हे, जो सामने से गुजर रहे थे, ने फांग यूशियान की फोन पर बातें सुन ली। उनकी त्योरी चढ़ गई। उन्हें लगा फांग यूशियान काम पर नहीं जा रही, वे जैसे धक्के खाने जा रही हों। जितना सोचते उतना बेचैनी बढ़ती। इसलिए जब फांग यूशियान निकली, वे भी कपड़े बदलकर तैयार हो गए। सितारा पुरस्कार, रात की उस पार्टी में जाने के लिए आयोजक को वे जानते थे। उन्हें कोई निमंत्रण नहीं चाहिए था। चाचा, गले लगाओ। वो छोटी सी दौड़ कर आई और उनके पैर पकड़ लिए। वहीं बैठ गई। उसके मोटे मोटे पैर गू किंग हे के तलवों पर थे। उन्हें जाने नहीं दे रही थी। युआन बाओ, चाचा का काम है, बाहर जाना है। तुम दादाजी के साथ घर पर खेलो। जब चाचा आएंगे तुम्हारे लिए नाश्ता लाएंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। युआन बाओ ने लहरों की तरह सिर हिलाया। गू किंग हे के पैर और कसकर पकड़े और अपने मोटे गाल उनसे लगा दिए। बच्चे को बाहर ले जाओ, बच्चे को बाहर ले जाओ। युआन बाओ को बाहर खेलना पसंद है। 2 दिन से दादाजी के घर में बंद थी। दादाजी का घर बहुत बड़ा था। खिलौनी थी, खेलने की जगहें थीं जो दादाजी ने बनवाई थी। लेकिन यहाँ कोई और बच्चा नहीं था। बोर हो रही थी। चलो, पार्टी में नहीं जा सकते। हमारी युआन बाओ तो सबसे ज्यादा समझदार है ना? नहीं नहीं, मैं समझदार नहीं हूं। गू किंग ही सच में लाचार हो गए। उनकी गली पड़ी मोटी सी ने उन्हें बीबस कर दिया था। वे दोनों एक गतिरोध में फंस गए। मैंने मजबूती से गू किंग हे पर अपना छोटा सा पिछवाड़ा जमा लिया। जाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। गू किंग हे को मजबूरन रुकना पड़ा और धीरे से सांस भरते हुए बोले, ठीक है, ठीक है, चाचा थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएंगे। उस दिन दोपहर को डॉक्टर ने जांच की थी और मेरी हालत ठीक थी। चूंकि मैं ठीक थी, गू किंग हे झुककर मुझे पीठ पर उठा लिया। यारे, जहां हम जा रहे हैं वहां बहुत लोग होंगे। अगर डर लगे मुझे बताना, मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगा। हाँ, और अगर मां दिखे तो रोना मत, मां काम कर रही है। गू किंग हे ने युआन बाओ के साथ 3 नियम बनाए। युआन बाओ ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। चेहरा बहुत ईमानदार लग रहा था। एक बुजुर्ग और एक बच्ची घर से निकले। दादाजी गू पहले तो मान नहीं रहे थे। मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। वे अभी भी मेरी सेहत की चिंता में थे। लेकिन मैंने अपना छोटा सा शरीर आगे बढ़ाया। दादाजी के गाल पर कई बार चुंबन किए और फिर बच्चों की मीठी आवाज में कुछ कहा और दादाजी का मन पिघल गया। ठीक है, हमारी बच्ची को थोड़ा बाहर घुमाओ। बच्चे, चाचा की गोद में रहना, चाचा से दूर मत होना। चाचा, इसे खाना खिलाना, ज्यादा देर बाहर मत रहना। दादाजी गू ने दोनों को, बड़े और छोटी, नसीहत दी। फिर मेरा छोटा मोटा हाथ दबाकर गू किंग हे को मुझे लेकर जाने दिया। हम दोनों कार में बैठे। ये पहली बार था जब गू किंग हे मुझे कार में लेकर जा रहे थे। कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने मेरे छोटे मोटे हाथों को खिड़की खुजलाने के लिए छोड़ दिया। मुझे, जिसने अब तक बस टैक्सी में बैठी थी, इस लग्जरी कार में बहुत जिज्ञासा थी। खुजलाते खुजलाते अचानक मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा और दरवाजा थोड़ा खुल गया। गू किंग हे ने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। उनका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। शुंजी, किनारे लगाओ। गू किंग हे ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और मुझे कसकर अपनी गोद में ले लिया। उनका चेहरा पीला था। चुंजी, जो गाड़ी चला रहे थे, बिना समझे आदेश सुनकर धीरे धीरे किनारे रोक दिया। युवा मालिक को क्या हुआ? युआन बाओ ने दरवाजा खोला। शुंजी भी चौंक गए। मुझे अभी तक अपनी हरकत की भयावहता का एहसास नहीं था। शुंजी को मुझे देखते देख मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। शुंजी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अगर मैं सच में गिर जाती तो मुझे लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं युवा मालिक के साथ ही चली जाती। दोनों बड़े आधे जान हो गए थे। वे कार में बैठी रही और काफी देर बाद शांत हुए। फिर शुंजी ने गाड़ी का दरवाजा लॉक कर दिया। युआन बाओ,
आज के बाद कार में दरवाजे को कभी मत छूना, समझी? ये बहुत खतरनाक है। और अब वे उस पार्टी के पास पहुंच गई थी जहां फांग यूशियान थी। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि इस पार्टी में न केवल एजेंट ली द्वारा बताई लोकप्रिय अभिनेत्री लियू रुयान थी, बल्कि बाई मिंगमिंग नाम की एक औरत भी थी। ये मिंगमिंग बाई परिवार की तीसरी बेटी, जो एक अमीर घराने की थी। उन्होंने मजबूत सहारे के साथ करियर शुरू किया था। 3 साल की शुरुआत में ही उन्होंने बड़े प्रोडक्शन में हमेशा मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता वाकई बुरी थी। जिस भी फिल्म में वे थीं, वो फ्लॉप होती। शुरू में नेटिजन्स ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके पीछे की पीआर टीम बहुत मजबूत थी। थोड़े मजाक के बाद टीम ने उनकी अमीर घराने की बेटी वाली पहचान को बेचना शुरू किया, ये दावा करते हुए कि उनके पास मौजूद संसाधन उद्योग के साथियों को भी काम के मौके दे सकते हैं। ऐसे प्रचार से नेटिजन्स का रवैया बेहतर हो गया। इसके अलावा पीआर टीम उनकी प्रेम कहानी भी बेचती थी। वे बचपन से शेन परिवार के दूसरे बेटे के साथ पली बढ़ी थी और दोनों की सगाई हो चुकी थी। शेन परिवार का दूसरा बेटा उनसे मिलने शूटिंग लोकेशन भी आता था और महंगे गहने देता था। प्रेम कहानी देखकर नेटिजन्स प्रभावित हुए कि असली प्यार सच में होता है और अमीर घरानों में भी ऐसे समर्पित पति होते हैं। लेकिन ये प्रेम कहानी का प्रचार उल्टा पड़ गया। शेन परिवार के दूसरे बेटे को कैमरे ने पकड़ा। वे चोरी छुपी फांग यूशियान को फूल भेज रहे थे। हालांकि फांग यूशियान ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाई मिंगमिंग ने तुरंत हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि फांग यूशियान शेन परिवार के दूसरे बेटे को बहकाकर रखेल बनना चाहती है। फांग यूशियान की कंपनी ने उनका बचाव नहीं किया और उनकी अपनी सफाई भी काम नहीं आई। अभी वे इंटरनेट पर हमलों का सामना कर रही थी, लेकिन ये सब उन्होंने न तुआन गू को बताया न गू किंघे को। तुआन गू और गू किंघे उनके रिश्तेदार नहीं थे। उनसे मदद मांगने का उन्हें हक नहीं था। बचपन से फांग यूशियान अपनी समस्याएं खुद सुलझाने की आदी थी। फांग यूशियान ने बाई मिंगमिंग और लियू रुयान को एक साथ खड़े बातें करते देखा। वे झंझट से बचना चाहती थी, इसलिए पलट गईं, लेकिन जाने से पहले ही रुकना पड़ा। फांग यूशियान, क्या तुम मुझे देखकर अपराध बोध महसूस कर रही हो? बाई मिंगमिंग ऊंची एड़ी के जूते पहने धीरे धीरे फांग यूशियान की तरफ आईं। उनकी बनावटी पोशाक और ब्रांडेड कपड़े आंख खींचते थे, लेकिन फांग यूशियान ने बस सादी नीली पैंट पहनी थी, बिना किसी मेकअप के, और फिर भी उनका आकर्षण बाई मिंगमिंग से कहीं ज्यादा था। फांग यूशियान सच में बेहद खूबसूरत थी। उनके नैन नक्श तीखे थे, लंबी घुमावदार पलकें, छोटा चेहरा, उभरे हुए मुलायम नाक नक्श। जहां भी खड़ी होती, गुजरने वाले की नजर उन पर जाती थी। तुम्हारा चेहरा लोमड़ी जैसा है, कोई हैरानी नहीं कि तुम लोगों को इतनी अच्छी तरह बहकाती हो, लेकिन बहकाने से पहले देखो, क्या बाई मिंगमिंग का मंगीतर तुम छू सकती हो? बाई मिंगमिंग ने यह कहते हुए जोर से थप्पड़ उठाया। नोना बाई, तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे मंगीतर को बहकाया, सबूत क्या है? बाई मिंगमिंग का थप्पड़ पड़ने से पहले फांग यूशियान ने उनकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। फांग यूशियान की पकड़ बहुत मजबूत थी, भले ही वे पतली और कमजोर दिखती थीं। असल में हर रोज उस मोटी सी बच्ची को उठाने से उनकी बाहों की मांसपेशियां कब से बन चुकी थीं। फांग यूशियान, पागल हुई हो? मुझे तकलीफ देने की हिम्मत है तुम्हें? मैं कह रही हूं, तुम खत्म हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नोना बाय, जब से तुमने बेबुनियाद आरोप लगाए, क्या तुमने मुझे परेशान करना बंद किया कभी? फांग यूशियान ने हाल ही में बहुत अन्याय सहा था। साथ ही बाई निंगबिंग की इंटरनेट पर रिपोर्टिंग और डॉक्सिंग भी चल रही थी। बाई निंगबिंग ने जो किया, उसके पास लड़ने के लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन वो थप्पड़ तो उनके चेहरे पर पड़ चुका था। फांग यूशियान कमजोर पड़कर खड़ी नहीं रहती। उन दोनों की करीब करीब मारपीट देखकर और ये देखकर कि बाई निंगबिंग कमजोर पड़ रही है, लियू रुयान, जो बाई निंगबिंग की अच्छी दोस्त थी, योरी चढ़ाकर बीच में आई। नोना ग्वांग, कृपया निंगबिंग को छोड़ो। निंगबिंग बस गुस्से में थी। वो और शीन परिवार का बेटा लगभग शादी के करीब थे, लेकिन अब तुम शीन परिवार के बेटे के साथ अस्पष्ट रिश्ते में हो, इसे देखकर कोई भी नाराज होगा। इस आंख से देखा कि मेरा और शीन परिवार के बेटे का कोई संदिग्ध रिश्ता है। फांग यूशियान ने बाई निंगबिंग की कलाई पकड़े हुए लियू रुयान को ठंडी नजर से देखा। लियू रुयान एक पल के लिए चुप रही। उन्होंने फांग यूशियान और शीन परिवार वाले बेटे वाला वीडियो देखा था। उसमें शीन परिवार का बेटा फांग यूशियान के पीछे था। अगर तुमने पहले बहकाया नहीं, तो शीन परिवार का बेटा तुम्हारे पीछे क्यों आता? लियू रुयान ने ये कहा और फांग यूशियान अचानक हंस पड़ी। लियू रुयान,
तुम्हारे हिसाब से क्या तुम भी लगातार गूकिंग ही को बहकाती रही हो? ये सुनकर लियू रुयान का चेहरा लाल हो गया। वे बाई निंगबिंग को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। उनकी ये बहस भारी भीड़ खींच रही थी। मैं अभी अभी आई हूं, जैसे मां के साथ कोई अदृश्य बंधन हो। मैं सीधे मां को देख लेती हूं। मैंने अपने छोटे मोटे हाथ से मां की तरफ इशारा किया। गू किंग हे ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है। वे मुझे गोद में लिए तेजी से आगे बढ़े। चौथे युवा मालिक, आप आए। चौथे युवा मालिक, हमसे माफी मांगे। एक एक करके वहां मौजूद लोगों ने गू किंग हे को पहचाना और उनके पास आने लगे। लेकिन गू किंग हे ने किसी की परवाह नहीं की। वे सीधे आगे बढ़े। वहां फांग यूशियान और दूसरों में झड़प हो रही थी। अलग करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बाई निंगबिंग और लियू रुयान अपनी अपनी कलाइयां दर्द से पकड़े थी। गू किंग हे को देखकर लियू रुयान ने होंठ काटे। 2 दिन से लियू रुयान को गू किंग हे का कोई संपर्क नहीं था। उनका मैनेजर पहले से घबराया हुआ था। पार्टी में आने से पहले मैनेजर ने लियू रुयान के कान में बार बार कहा था, रुयान, क्या गू किंग हे तुम्हें छोड़ देंगे? उन्होंने पहले कभी इतने समय तक संपर्क नहीं किया। क्या तुमने फिर कुछ तकलीफ दे कहा था? गू किंग ही सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ऐसे भी हैं, ताकत भी। जानती हो कितने लोग उन्हें पाना चाहते हैं? बहुत कम होते हैं जब वे किसी में रुचि लेते हैं। भले ही तुम उन्हें पसंद ना करो, उन पर बार बार तीखी नजर मत डालो। मैनेजर की ये बातें सुनकर लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया था। और यहां उस पार्टी में हानि आगे बढ़ती है।